दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों इस लेक्चर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इससे पहले एसिड्स एंड बेसिस को हमने डिफ़ाइन कर लिया था, अलग अलग थ्योरीज थी अपने पास, उनमें हमने उनको डिफ़ाइन किया। उसके बाद बच्चों जो अपना लास्ट लेक्चर है वो एन फैक्टर के ऊपर है। बेसिसिटी को हमने उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है, एन फैक्टर के बारे में पढ़ा। एंड आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास अगर कोई एसिड आपको मिले, आप उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो बच्चों हम मेनली 4 टाइप में 4 बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला अपने पास होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्स उसका क्या है, कहाँ से उसको ऑब्टेन हमने किया हुआ है। सो वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। लाइक अपने पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, इनको हम डिटेल में अभी बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक वर्ड का जो आप मतलब समझते हैं कि नेचर से ऑब्टेन होता है, यस तो बिल्कुल सही है। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स नेचर से डायरेक्टली हम उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। सबसे सिंपल बच्चों जैसे एग्जांपल है आपके सिट्रस फ्रूट्स के, खट्टे फलों के अंदर जो आपका सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स को हम वहाँ क्लासीफाई करते हैं। इनऑर्गेनिक बच्चों जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक का मतलब होगा जिसको हम लेबोरेटरीज में बना रहे हैं, अपनी लैब्स में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक को हम कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, सिंथेटिक एसिड्स भी कह सकते हैं बच्चों, सिंथेटिक एसिड्स। तो उसको आप नोट करते रहें, पूरी क्लासिफिकेशन को आप नोट कर लें। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड अपना है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी बच्चों यहाँ पर 3 टाइप से डिफाइन होती है, 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। एंड बेसिसिटी का जो लेक्चर है वो हम लास्ट लेक्चर में उसको कवर कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों उसके लिए आपको एन फैक्टर जो वैलेंसी फैक्टर होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लास्ट लेक्चर में अपना कवर कर चुके हैं। ये बच्चों थर्ड है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ, इन दोनों पॉइंट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम डिवाइड करते हैं उनको। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है वाटर की अमाउंट, ठीक है, इसमें कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स आते हैं, ठीक है। वाटर की अमाउंट अगर बिल्कुल नहीं है किसी एसिड के अंदर, ये बहुत कम है, तो उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है और एसिड कम है तो उसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स। सो वाटर अगर अपना फैक्टर है तो हम कंसंट्रेशन वर्ड को वहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड एक होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना, एक एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी कि वो कितने H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है और कितने जल्दी रिलीज कर रहा है ना। बेसिसिटी में तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कितने H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक। एंड स्ट्रेंथ में हम पढ़ेंगे कि कितनी जल्दी और कितना % वो एसिड अपने H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है या डिसोशिएट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एसिड 100% उसके अंदर जितना H पॉजिटिव है उस 100% H पॉजिटिव को निकाल दे तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 100% कहते हैं या फिर 100% होता है। और वीक एसिड का मतलब क्या होगा कि जो 1, 2 या 3% ही H पॉजिटिव को अपने अंदर से रिलीज कर पा रहा है, उसको हम कहेंगे वीक एसिड। सो कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। सो बच्चों उसको आप नोट कर लें, नोट्स बनाते रहें, जैसे हम कह रहे हैं नोट इसको कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, देन कंसंट्रेशन, बेसिसिटी, स्ट्रेंथ। तो बेसिसिटी बच्चों हम लास्ट लेक्चर में इसको कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 हमने इसको कवर किया था बेसिसिटी को एन फैक्टर वाले लेक्चर के अंदर। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो वो बेसिसिटी हम आज इसमें कवर नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके सोर्सेस, कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में भी एंड NTSC एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे। सो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 1 by 1 इनको डिटेल में स्टडी करते हैं।
सो बच्चों आपने ये नोट कर लिया, क्लासिफिकेशन पूरी आपने नोट कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, जो अपना फर्स्ट पॉइंट है कि कहाँ से भाई उसको लाया जाए एसिड को, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो सोर्सेस के बेस पर बच्चों अपने पास ऑर्गेनिक एसिड है एंड दूसरा आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या जिसको हम कहेंगे सिंथेटिक एसिड भी हम बच्चों इसको कह सकते हैं, बिकॉज हम इसको लेबोरेटरीज में बना रहे हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो आप नेचर से जिन एसिड्स को आप निकाल लेते हैं। अब नेचर से चाहे आपको प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह से आपको वो एसिड्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं एंड उनको आप बच्चों कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल से जो एसिड्स मिलेंगे उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बच्चों अपने पास सिंथेटिक एसिड्स, एसिड्स विच वी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जिनको भाई हम प्रिपेयर्ड करते हैं अपनी लैब्स में, उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड आल्सो नोन एज सिंथेटिक एसिड्स। जैसे बच्चों दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स को मिला जुला करके एक नया एसिड हम बना देते हैं, उसको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक एसिड्स। अब बच्चों पूछा क्या जाता है, सर क्वेश्चन कहाँ बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल देंगे और उनमें पूछेंगे कि भाई इनमें बताइए कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, एंड इनके फॉर्मूलाज और कहाँ से ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन किया जा रहा है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो हम बच्चों अभी डिटेल में उसको लिखते हैं। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक जो HCl और H2SO4 होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो पहले ऑर्गेनिक एसिड्स कवर करते हैं, उसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। सो बच्चों उसको फटाफट आप नोट कर लें, और अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बच्चों लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें। सो बच्चों फटाफट इसको नोट करें, आगे फिर हम ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़ते हैं। सो बच्चों ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर अपने पास कौन कौन से एसिड्स आते हैं। अब बच्चों ढेरों एसिड्स हैं अपने पास। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल्स हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर से एसिड और बेस तो वही निकल ही रहा है, तो ढेरों अपने पास हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बच्चों लिखे हुए हैं, जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों सबसे पहले है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, आगे भी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, CH3COOH, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जब नेमिंग करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक। फाउंड इन विनेगर बच्चों जिसको आप फास्ट फूड बनाने में कई बार यूज़ करते हैं, जिसको सिरका कहते हैं बच्चों, यस विनेगर। अब लैटिन वर्ड में इसको एसिटम कहते हैं, तो एसिटम के नाम से ही इसका कॉमन नेम हमने रख दिया एसिडिक एसिड, ठीक है बच्चों। एसिटम से रिलेटेड हो गया एसिटिक एसिड, और एसिडिक एसिड हो जाएगा कॉमन नेम, मतलब आपकी एक सर्टेन रीजन में उसको हम जानेंगे एसिडिक एसिड के नाम से। किसी दूसरी कंट्री में आप जाएंगे, कहेंगे भाई एसिडिक एसिड दे दो, तो शायद उनको ना पता हो, तो इसके लिए एक IUPAC सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे नेमिंग का, वो होता है कि हर जगह हर कंट्री में एक ही नाम वैलिड होता है, उसको IUPAC कहते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया कॉमन नेम। ये ज़्यादातर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये कॉमन नेम के ऊपर उनका नाम रखा हुआ है, लाइक कहाँ से वो ऑब्टेन किए हुए हैं, किस एनिमल से, किस प्लांट से हमने ऑब्टेन किए, उसी के बेस पर उसका नाम रख दिया। एसिटम से ऑब्टेन किया भाई, एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, ठीक है। दूसरा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? खट्टे फल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, तो इस तरह से जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें सिट्रस एसिड बहुत ज़्यादा होता है। सो सिट्रिक एसिड होता है C6H8O7, ठीक है, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं C6H8O7, ठीक। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड का नाम किसके बेस पर पड़ा कि जिस चींटी में से, जिस एंट में से उसका स्टिंग जो होता है, जैसे उस चींटी ने आपको काटा तो उसका जो स्टिंग है उसमें से निकलता है फॉर्मिक एसिड, एंड उस चींटी का नाम होता है फॉर्मिका एंट, ठीक है। तो फॉर्मिका नाम की चींटी है, तो इसलिए भाई नाम रख दिया एसिड का क्या, फॉर्मिक एसिड,
तो इस तरह से कॉमन नेम हमने ज़्यादातर इनके बनाए हुए हैं। HCOOH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट CH3COH, सेकंड HCOH। भाई आगे हम चैप्टर्स में इसको यूज़ करेंगे। याद रखना है फॉर्मिका एंड से फॉर्मिक एसिड बन रहा है, सीधा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, इमली से आपको क्या मिलेगा, टैमरिंड से टार्ट्रिक एसिड मिलेगा। फॉर्मूला याद रख लें बिकॉज बेकिंग सोडा वाले कंसेप्ट में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा बच्चों। जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो एक बेकिंग सोडा का कंसेप्ट आएगा, वहां पर इसका यूज होगा। C4H6O6 टैमरिंड में ये मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, तो भाई ऑक्सैलिक होगा टोमेटो के अंदर, ठीक। फॉर्मूला इसका इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, COH होल ट्वाइस। आज तक फॉर्मूला तो नहीं पूछा हुआ है। फॉर्मूले बच्चे किसके इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये CH3COH, ये तो आपको याद रखना ही है, इसका भी इंपॉर्टेंट है। टार्ट्रिक एसिड का आगे हम यूज करेंगे। मैलिक एसिड होता है बच्चों एप्पल्स के अंदर, ठीक है। एप्पल्स में मैलिक एसिड होगा C4H6O5, ठीक। ब्यूटायरिक एसिड होता है रेंसिड बटर के अंदर। रेंसिड बटर, रेंसिड वर्ड का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा। रेंसिड हम पढ़ चुके हैं बच्चों कहाँ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तब हमने ये पढ़ा था। तो रेंसिड क्या होता है कि जो आपका ऑयली फूड होता है, जैसे बटर है, फैट है, इसके अंदर ऑयल है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, इनमें से स्मेल निकलने लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए ये रेंसिड हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक। इसके बाद बच्चों अपने पास है कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है प्रिजर्वेटिव्स के अंदर, C6H5COH। फॉर्मूला इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बेंजोइक का। लास्ट अपने पास आता है बच्चों यूरिक एसिड, उसका भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, और यूरिन के अंदर वो अपने को मिलेगा यूरिक एसिड, ठीक। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक ऑलिक एसिड होता है ऑलिव ऑयल के अंदर, तो बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो ये हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक। तो इनको आप फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हैं, उनका यूज़ पढ़ेंगे। सो बच्चों इनका जो ज़्यादातर मैंने आपको क्या बताया कि जो नेमिंग है वो कहाँ से ली हुई है, उनके कॉमन नेम से ली हुई है, मतलब कहाँ से वो ऑब्टेन हमको हुआ है। सबको आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि सिट्रिक एसिड को कंज्यूम करते हैं आप, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो को ले लेते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड आप एसिडिक एसिड कंज्यूम करते हैं, तो वीक एसिड्स होते हैं सारे, आप इनको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। सो बच्चों इसको फटाफट नोट करें, फिर पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो बच्चों ये अपने पास नेक्स्ट आ गए हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड आपने नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक एसिड बच्चों जितने जो पूछे जाते हैं, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं लिख रहा हूँ। पहला है अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, ये होगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर ये गैस की फॉर्म में है बच्चों तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अगर ये गैस में है, गैसियस फेज में है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बट अगर ये लिक्विड की फॉर्म में है बच्चों तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फिर वो बच्चों एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। काम क्या है इसका, यूज़ क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl में इसको यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट होता है बच्चों, कपड़ों को, पेपर्स को कलरफुल पेपर बनाने में ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। सो इतना यूज़ हो जाएगा किसका, HCl का, ठीक। ये आपने याद रखना है। H2SO4 बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, किंग ऑफ एसिड्स। यस भाई, एसिड्स का राजा इसको कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड H2SO4। और उसका रीज़न है क्योंकि ये बहुत सारे अदर एसिड्स को और अदर केमिकल्स को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है साथ में। सो H2SO4 एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे अदर केमिकल्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म है
डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मैंने लगा दिया है, एनटीएससी में भी पूछा गया है बच्चों। सो डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में से, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसके अंदर वाटर को रिमूव कर दे, ठीक है, वाटर को जो रिमूव कर दे दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है भाई बॉडी में, तो हम क्या कहते हैं, आज बड़ा डिहाइड्रेटेड हो गया हूं मैं। तो इस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो कि वाटर को रिमूव कर दे, ठीक। सो कार बैटरीज में भी इसको यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ये यूज़ होता है, एज वेल एज आप लिख सकते हैं कि ये लेबोरेटरी रिएजेंट भी होता है बच्चों, लेबोरेटरी रिएजेंट भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र्स में होना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स में भी बच्चों इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इसका बहुत यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव मतलब जैसे जो आपके टीएनटी होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या बिल्डिंग्स कभी आपको क्लैश करनी है, गिरानी है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव्स होते हैं, ठीक है, विस्फोट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो टीएनटी का फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज ट्राई नाइट्रो, टीएनटी होगा बच्चों ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, टीएनटी, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, इसको कहते हैं टीएनटी। एक्सप्लोजिव होता है, पूछा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी एक्सप्लोजिव है। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में बच्चों किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 का, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह से, ठीक। लास्ट, अच्छा एक और है बच्चों अपने पास कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड आपने बहुत बार इसको कंज्यूम आप कर चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक पी होंगी, उनमें जो भी फिजिंग होती है, फिजिंग का मतलब जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने खोली, उसमें से क्या होती है, कुछ बुलबुले आने लगते हैं, कुछ फिजिंग उसमें से होने लगती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चों होता क्या है बेसिकली कि H2O में क्या मिला देते हैं, CO2 गैस मिला देते हैं, ठीक है, H2O में CO2 गैस मिलाते हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब जैसे ही आपने उसका ढक्कन खोला सॉफ्ट ड्रिंक का, उसमें से फिजिंग निकलने स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, वो किसकी वजह से होती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 की वजह से होती है। एंड बच्चों बोरिक एसिड, लास्ट है अपने पास बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, बोरोन आ रहा है भाई, H3BO3 बोरिक एसिड, एंड आई वॉश में इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं बोरिक एसिड में, क्योंकि आई बहुत सेंसिटिव है, तो बोरिक एसिड लेकर के उसमें बहुत सारा पानी मिलाते हैं और उसको 1 to 2% क्या बोरिक एसिड उसमें रखते हैं, 99% वाटर ऐड कर देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट जब होता है तो हम अपनी आई को वॉश करने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं। सो बच्चों ये था अपने पास इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको आप नोट कर लें भाई, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज और इनके यूजेस पूछे जाते हैं। सो बच्चों ये अपना हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अब बच्चों बेसिसिटी हम पहले ही अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जो मेरा लास्ट लेक्चर है 5th लेक्चर, उसमें एन फैक्टर एंड बेसिसिटी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चों। सो इसको आप फटाफट नोट कर लें। सो बच्चों थर्ड हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाए एसिड्स को। तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर है अमाउंट ऑफ वाटर से, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब आप ले सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर कितना है, उससे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड बच्चों एक टाइप हो जाएगा एसिड्स का, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एसिड्स इन विच नो अमाउंट, इन विच ये लिख सकते हैं वेरी लेस, इन विच वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट,
जिसमें बच्चों वाटर या तो है ही नहीं या है भी तो बहुत कम अमाउंट में है, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो बच्चों कोई भी एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है ना, कोई भी एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है, कोई भी एसिड डाइल्यूट हो सकता है। ठीक, मतलब कंसंट्रेटेड तो क्या होगा, उस एसिड में वाटर ही नहीं है। जैसे मैं कोई भी ऑर्गेनिक एसिड उठा लूँ, उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले लूँ तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कोई भी इनऑर्गेनिक लाइक मैं HCl ले लूँ, उसमें वाटर ही ना ऐड करूँ तो वो भी मेरा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, कोई भी एसिड आपका कंसंट्रेटेड हो सकता है, कोई भी डाइल्यूट हो सकता है। ठीक, तो एग्जाम्पल तो बच्चों आपसे यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपसे स्ट्रॉन्ग और वीक के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सो कंसंट्रेटेड एसिड क्लियर हुआ। दूसरा अपने पास आता है, दूसरा टाइप आता है डाइल्यूट एसिड्स का। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है कि आप लिख सकते हैं द एसिड्स इन विच वाटर इज प्रेजेंट, the acids in which water is present in more quantity than acids। भाई ऐसे एसिड जिनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, एसिड कम है ना। मतलब आपके पास कि 30% अपने पास एसिड है और मैंने मतलब उसमें 70% मिला दिया वाटर। ठीक है भाई, ये बन जाएगा अपने पास कोई भी डाइल्यूट एसिड। ठीक, मतलब मेरे पास 30 ml क्या था, एसिड था, और 70 ml मैंने मिला दिया उसमें वाटर, ये बन जाएगा डाइल्यूट। ठीक, मतलब डाइल्यूट में क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एसिड। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया, इतना आपने नोट कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई हमने ये बात करी है कि कंसंट्रेटेड तो समझ में आ गया, जिसमें वाटर है ही नहीं, डाइल्यूट में थोड़ा वाटर है, ज़्यादा है। अब डाइल्यूट में वाटर ऐड करने का भी एक तरीका है, क्योंकि एसिड के अंदर वाटर ऐड करने का एक तरीका है। आपको मैं 2 ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। एंड बच्चों आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, वैसे तो हम उसको आगे अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको अभी बता दूं कि क्या हो सकता है कि अपने पास 2 कंडीशन है। ठीक है, अपने पास 2 कंडीशन आ गई हैं। ये अपना एक बीकर बन गया भाई प्यारा सा, एंड इस बीकर में हमें यहाँ तक हमने इसमें भर दिया वाटर। ठीक, एंड दूसरा अपने पास एक बीकर है बच्चों, इसी साइज शेप का अपने पास बीकर है, एंड इसमें हमने भर दिया, इसमें हम क्या भर रहे हैं, इसमें हम एसिड भर रहे हैं। ठीक, एंड वही आपसे कहा जाए कि ये लो यहाँ एसिड ऐड कर दिया और ये लीजिए यहाँ ऐड कर दिया वाटर। ठीक, अब आप ये बताइए कि कौन सी कंडीशन मोस्ट यहाँ पर सुटेबल होगी। आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, आप एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को आप एसिड में मिक्स करेंगे। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज एनर्जी का यहाँ पर बच्चों कंटेंट कितना रिलीज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ किस केस में होगी आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तो आप आंसर सोचा आपने कि किस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने वाली है? बच्चों एनर्जी रिलीज़ होगी इस केस में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने वाली है इस केस में। ठीक है, तो इसको हमने कभी भी यूज़ नहीं करना है। सेकंड मेथड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे कि आपके पास कोई एसिड है और आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, और बच्चों इतनी रिलीज़ होगी कि जो बीकर है वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा या तो क्रैक हो जाएगा, और उसके अंदर से जितना भी एसिड है वो स्प्लैश बन करके उसके छींटे बाहर आ जाएंगे, तो स्किन पे जलेगा तो
सिवियर बर्न्स भी कोज कर सकता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एंड बीकर कैन आल्सो ब्रेक। बीकर भी बच्चों ब्रेक हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये वाली कंडीशन अपने पास फेवरेबल है, क्योंकि जब अपने पास बहुत सारा, यहाँ देख रहे हैं कि वाटर है, डाइल्यूट करने का एक मीडियम है अपने पास, वाटर बहुत ज़्यादा है, हम धीरे धीरे उसमें एसिड मिलाएंगे और एसिड डालने का तरीका है ड्रॉप वाइज। ठीक है, ड्रॉप वाइज एसिड मिलाते रहेंगे एंड साथ में इसको स्टर करते रहेंगे। स्टर का मतलब इसको हिलाते रहेंगे। एक रॉड अपने पास होगी, इस रॉड से हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे और ड्रॉप वाइज उसमें एसिड मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों की लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी, बहुत कम, लेस एनर्जी रिलीज इसमें होगी। ठीक, एंड ये फेवरेबल कंडीशन है। ठीक, क्योंकि आप एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप वाइज मिलाएंगे तो वाटर बहुत सारा है, तो जैसे ही एसिड ड्रॉप वाइज वाटर में गया वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। ये कंडीशन बच्चों वैसी है जैसे अपने पास कोई गर्म पैन है, कोई गर्म आपने तवा रखा हुआ है, कोई गर्म पैन है अपने पास और उसमें आप वाटर के क्या छींटे मार रहे हो। ठीक है, पानी के छींटे आप मार रहे हो, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे आवाज़ निकलती है बस वैसे ही इसमें एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपने नहीं करनी है, ये वाली कंडीशन फेवरेबल है, लेस एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करना है, ड्रॉप वाइज डालेंगे एंड साथ में उसको एक ग्लास रॉड से स्टर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अपना क्लियर हो गया है। लास्ट अपना पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो बच्चों उसको आप फटाफट नोट कर लें। बच्चों फोर्थ हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बेसिसिटी बच्चों हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था बेसिसिटी अकेला, तो बेसिसिटी हम लास्ट अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बच्चों डिसाइड, यहाँ पर स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ, आप लिख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन, कि कोई एसिड कितना डिसोशिएट हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, आप इसको नोट कर लें कि स्ट्रेंथ जो एसिड की होगी वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन। डिसोशिएशन क्या होता है बच्चों, उसको जैसे हम समझते हैं कि HA अपने पास कोई एक एसिड है। ठीक है, HA अपने पास कोई एक एसिड है और HA को अगर हम वाटर में उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों आप तो या तो आप यहाँ पर वाटर लिखें एरो के साथ, या फिर आप इसको एक्वस लिख सकते हैं। इसका मतलब भी सेम हो जाएगा कि ये वाटर में है। तो बच्चों वाटर में जैसे ही आपने डिसॉल्व किया तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा। ये हाइड्रोजन आयन, या जिसको कहते हैं बच्चों प्रोटॉन बना लेगा और ये एनायन बना लेगा। ठीक है, तो कैटायन तो हो जाएगा प्रोटॉन और एनायन हो जाएगा A नेगेटिव। अब अपने को ये पता है कि भाई एसिड क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कि कितना वो H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब बच्चों बेसिसिटी में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या वो एक एसिड वहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, या 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, या 3 हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों परसेंटेज के बेस पर। अगर ये नियरली 100%, यहाँ पर क्या था कि हमने 100% इसको लिया, ठीक है, एंड यहाँ पर वो 100% अपने को क्या दे दे, ऑलमोस्ट 100% वो डिसोशिएट हो जाए, मतलब उसके अंदर से पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन, किसी का कोई ज़्यादा एक्सटेंट में डिसोशिएट होगा, कोई कम एक्सटेंट में डिसोशिएट होगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है कि 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एरो को हम देखो इस साइड ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं।
ठीक, क्योंकि भाई रिएक्शन इसी साइड जाना अपना पसंद करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एसिड एक ही बार में सारा हाइड्रोजन रिलीज कर लेगा। तो कौन एसिड कितना जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, कितने हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है एंड वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सो बच्चों एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, इसको अगर हम और डिटेल में यहाँ पर पढ़ें तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों कौन सा टाइप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे कि द एसिड्स विच डिसोशिएट, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली वो अगर डिसोशिएट हो रहे हैं तो उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आप इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हैं बच्चों, HA कोई अपने पास एक्वस एसिड है, ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटोन, ठीक है, एंड ये प्रोटोन आपका क्या हो रहा है कि नियरली आपका 100%, यहाँ आप लिख दें 100% डिसोशिएट हो रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। एरो आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस क्या है, ये रिएक्शन सिर्फ इधर ही जाएगी, एक ही साइड जाएगी और रिवर्स होने की कोशिश नहीं करेगी। फिर अपने पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, लाइक HCl। HCl इसी तरह से बिहेव करेगा। अपने पास H2SO4 आता है, अपने पास HNO3 आता है, ठीक है। इस तरह से जो मेनली जो एसिड यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में, एंड कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये डिसोशिएट हो जाते हैं बच्चों। अब ये क्या होते हैं कि दे आर आल्सो कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जैसे स्किन पे पड़ जाएंगे तो पूरी स्किन को वहाँ पर वो बर्न कर देंगे, जला देंगे। तो कोरोसिव मतलब होता है कि हैविंग, नहीं, कोरोसिव में आप लिख सकते हो कि कोजिंग सिवियर बर्न्स। कोजिंग सिवियर बर्न्स, सिवियर का मतलब होता है फैटल, बहुत ज़्यादा जो है जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोजिंग सिवियर बर्न्स ऑन स्किन, बर्न ऑन स्किन। तो आपको बच्चों इसको किस तरह से बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, लाइक HCl, H2SO4 एंड HNO3, सो कोरोसिव होते हैं, कोजिंग सिवियर बर्न्स ऑन स्किन। इसको आप बच्चों नोट कर लें, समझ में आपके आया। स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरह से कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। अब सेकंड हम पढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर, ये आपको समझ में आया। सेकंड हम पढ़ते हैं वीक एसिड कौन से होंगे अपने पास। सो वीक एसिड, जैसे आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है कि एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन, अब इनका डिसोशिएशन का एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। वीक एसिड्स, वीक एसिड्स का मतलब द एसिड्स विच डिसोशिएट, डिसोशिएट तो बच्चों हो रहे हैं, टूट तो रहे हैं, विच डिसोशिएट पार्शियली। पार्शियली का मतलब बहुत कम अमाउंट में वो क्या कर रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। जैसे अपने पास CH3COOH का एग्जाम्पल है, एसिडिक एसिड है, याद आ रहा है आपको, ऑर्गेनिक एसिड है। विनेगर एसिटम से अपने को मिला, एक्वस मतलब हमने क्या कर लिया, इसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया। अब बच्चों उसको लिखने का तरीका हो जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब ये रिवर्सिबल भी होगा। CH3COOH बनेगा CH3COO नेगेटिव और +1 H पॉजिटिव या प्रोटोन इसका रिलीज हो जाएगा। अब बच्चों ये भी हम बेसिसिटी में कवर कर चुके हैं कि सर इसमें 3 और 4 हाइड्रोजन है बट रिलीज तो एक ही हो रहा है। ये हम बच्चों बेसिसिटी वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो बच्चों ये एक वीक एसिड है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर 100% लेते हैं तो यहाँ ये सिर्फ 1% ही डिसोशिएट होता है। मतलब आप ये लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ही डिसोशिएट हो पाता है।
ठीक है। तो मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब डिसोशिएट होगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बहुत कम रिएक्शन ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज ये 1 to 2% ही डिसोशिएट हो रहा है। एंड फटाफट आपका ये जुड़ करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, रिवर्सिबल आपकी रिएक्शन हो जाएगी। 98% रिएक्शन इसी डायरेक्शन में चलेगी। सो बच्चों क्या हो जाएगा कि पार्शियली डिसोशिएट होगा। सो एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह के ढेरों अपने पास एग्जाम्पल हैं, लाइक CH3COOH के बाद अपने पास HCOOH भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इसके बाद बच्चों ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स होते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या कर सकते हैं, और वीक एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे बोरिक एसिड था तो उसको हम आई वॉश में यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये भी अपने वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो वीक एसिड्स मोस्टली कौन होंगे, जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं, उनको वीक एसिड कहते हैं। एंड लाइक अपने पास CH3COH एंड फॉर्मिक एसिड, और बाकी जितने भी अपने पास एसिड्स जो ऑर्गेनिक आते हैं वो अपने पास वीक एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब उनका डिसोशिएशन पार्शियली होगा, बहुत कम वो डिसोशिएट हो रहे हैं, 1 to 2%। ठीक है बच्चों। सो आपको लेक्चर ये हमने कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अपना ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। एंड फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स, कि मेटल के साथ और बाकी बेसिस के साथ क्या क्या उनकी रिएक्शंस होने वाली है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कवर करेंगे। सो इसको नोट कर लें, नोट्स बनाते रहें, एंड बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।